कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की अब इंतज़ार की घड़ी खत्म। 30 अगस्त के दिन आपका जो समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक शानदार सा क्वेश्चन पेपर देखिए फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में मिलेगा। देखिए वास्तव में आपको 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर यदि कवर करने हैं तो इसके लिए मैं आपको 2 सेट यहाँ पर दे रही हूँ, सेट ए और सेट बी, और जो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। देखिए जिस बच्चे ने अभी तक भी तैयारी नहीं की है वो एक सेट यदि अच्छे से कंप्लीट कर लेता है तो वो आराम से पास हो जाएगा, तो ये तो फुल गारंटी है। ठीक है, चलिए तो अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। भरोसा रखिए सारी चीज़ें A to Z आपको वही देंगे जो 90% परीक्षा में आएगी। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। दूसरा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो इसका आंसर है आपका लुई 16वां का। ठीक है, इसका साफ का सी राइट रहेगा। तीसरा है एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, तो इसका आंसर है आपका प्रायद्वीपीय। चौथा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। पांचवा है इसमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका बीज। बीज जो है वो एक स्थायी पूंजी नहीं है। छठा है इनमें से कौन अस्थायी यानी कार्यशील पूंजी है? इसका आंसर होगा आपका नगद पैसा यानी कि नगद रुपया। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट ले और धैर्य और शांति से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन खालिस्तान में प्राप्त हुआ, तो यह आपका हुआ है 21 अक्टूबर 1945। दूसरा है 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, नेपोलियन ने। किसने? नेपोलियन ने। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और यदि आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए यानी कि नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं या आप चैनल आर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उन पर बस कॉल कर लीजिएगा। कॉल करने के बाद में तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पूरी PDF सॉल्यूशन सहित मिल जाएगी। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई, तो 28 जुलाई कब हुई है? 28 जुलाई को 1914 में। चौथा है खालिस्तान भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन बांटती है? कर्क रेखा। पांचवा है भारत और श्रीलंका के बीच खालिस्तान खाड़ी है, तो इसका आंसर है आपकी मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की। अगला है खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वो है आपकी चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है बस। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो लीगल ऑर्डर के द्वारा। दूसरा है पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम लिखिए। शाहपुर। तीसरा है कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई? तो 1900
1966 से 1967 तक। चौथा है, आदर्श बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी। चलिए, पांचवा है, रूस का अंतिम जार कौन था? तो रूस का अंतिम जार था निकोरस द्वितीय। और छठा है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो जो चिल्का झील है वो है आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित, उड़ीसा। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इस तरह से आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हुए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ियाँ बनाइए। पहली, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। ये आपकी पहली जोड़ी। टाइल की जोड़ी आपकी रहेगी, सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। टाइद, ये आपका टाइल है और ये आपका टाइद, इसकी जोड़ी है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। कार्ल मार्क्स, इसकी जोड़ी दास कैपिटल। इस ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। जैसलमेर, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी राष्ट्रीय जनसंसद। और छठी जोड़ी है चीन की बरकान। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जोड़ी का और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में सत्य की पहचान कीजिए। पहला, मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेटस में विभाजित था, सत्य। तीसरा, अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, सत्य। भारत के दक्षिण में हिमालय है, असत्य। और पांचवा, चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, सत्य। और भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे, तो सत्य। चलिए, तो यहाँ से आप सत्य का भी स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, यानी कि एक नंबर में जो पूछे जाने वाले प्रश्न, वो सारे हमने उत्तर सहित कंप्लीट कर ली है। अब बारी है आपकी क्वेश्चन नंबर 6 से, यानी कि जो आपके लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे पीडीएफ के थ्रू, जो आंसर शीट हमने तैयार की है। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, सारे क्वेश्चन भी आपको वहीं पर मिलेंगे और आंसर भी मैं आपको बताऊंगी सारे प्रश्न की। तो ये इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अभी तक एप्लीकेशन के साथ आप ऐड नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप आराम से वहाँ पर कॉल कर सकते हैं और ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर शीट देखते हैं अब हम। तो देखिए, ये आपका छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी लिखा है, नीचे आंसर है उसका। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध वर्ग से थे, जिनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जूत बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी और देहाती मजदूर शामिल थे। ठीक है, चलिए, इसके बाद में इसका अथवा है, फ्रांस के संदर्भ में टाइद और टाइल क्या था? तो देखिए, टाइद यहाँ एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा किसानों से उनकी उपज के 10वें हिस्से के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, यानी कि ब्याज। तो जो टाइद है वो किसके ऊपर लिया जाता है? किसानों की जो फसल होती है उस फसल का 10वां हिस्सा किसके द्वारा लिया जाता है? चर्च, यानी कि सरकार के द्वारा। ठीक है, टाइल यह एक प्रत्यक्ष कर था जो सीधे राज्य को अदा किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी बिजनेस है, कोई सा भी अकाउंट है, तो डायरेक्टली टैक्स, ठीक है, हम जिसे टैक्स बोलते हैं,
जो डायरेक्टली सीधा सरकार के पास जाता है। ठीक है, यानी कि जिसके खाते में जैसे सैलरी आती है 1 लाख करोड़ से, तो डायरेक्टली उनके अकाउंट से टैक्स कट जाता है। जो भी प्रत्यक्ष यानी कि हमारे सामने हमें पता है कि टैक्स कटता है, तो ये उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। और उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 3 चीन, नंबर 4 ब्राज़ील और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए इसका अथवा है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 3 नाम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नंबर 1 प्रतिनिधि चुनाव। इसमें लोकतंत्र में शासकों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। नंबर 2 नागरिक अधिकार। यहाँ नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट काफ़ी सरल और सिंपल है, आराम से इनको आप याद कर सकते हैं। अगला है लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं और इसमें नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि गांव के सरपंच। ठीक है, तो जो गांव का सरपंच होता है वो खुद हम बनाते हैं व्यक्ति, यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन है, यानी कि जिसको हम सरपंच के लिए चुनते हैं। ठीक है, तो हम चुनते हैं तो वो फिर उसका अधिकार वो बताता है, यानी कि जो आगे से आता है वो सारे अधिकार किसके पास होते हैं, उस सरपंच। तो और उसमें नागरिकों को समानता स्वतंत्रता का भी अधिकार है, उसका खुद का भी हक होता है, क्योंकि उसने खुद ने चुना है तो उसका भी अधिकार होगा। चलिए 9वां है स्थायी पूंजी। वहाँ पूंजी होती है, यहाँ पे स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्थायी पूंजी वहाँ पूंजी होती है कि जिसका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक किया जाता है, जैसे मशीनरी, भवन और उपकरण आदि। चलिए अगला है इसका अथवा कृषि आधारित कोई 2 उपयोग लिखे। तो कृषि आधारित यानी कि कृषि में किए जाने वाले उद्योग के नाम। तो चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। चलिए 10वां है कोऑपरेटिव क्या था। तो कोऑपरेटिव लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है जो अपने सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है, चलिए खूनी रविवार की घटना क्या थी। बहुत ही सरल और सिंपल है। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस में हुई एक घटना थी। ये घटना कहाँ पे हुई थी, रूस में 22 जनवरी 1905 को, जब सेंट पीटर्सबर्ग में जार के महल की ओर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे दर्शनकारियों पर शाही सैनिकों ने गोलियां चला दी थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, जिसे ही खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में भाबर क्या है, तो यहाँ से इसका अथवा सेवा क्षेत्र क्या है। तो सेवा क्षेत्र यानी कि जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो वस्तुओं के बजाय सेवाओं का उत्पादन करता है, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन आदि। यानी कि सेवा क्षेत्र, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है सेवा क्षेत्र, यानी कि इसमें सेवाएं दी जाती है, ना कि पैसों के द्वारा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शिक्षा दिया, शिक्षा एजुकेशन के द्वारा टीचर बच्चों को ज्ञान देते हैं। ठीक है, शिक्षा देते हैं, तो वो एक तरह की क्या है, सेवा है। स्वास्थ्य सेवा कैसी, जैसे डॉक्टर हमें दवाई इंजेक्शन लगाकर हमारी वो क्या करते हैं, हमें सेवा देते हैं उस रूप में। ठीक है, परिवहन यानी कि आने जाने की, इस तरह से ये आपका सेवा क्षेत्र हो गया। बेरोजगारी,
बेरोजगारी से शब्द का आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, बेरोजगारी शब्द का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो काम करने के लिए तैयार है और वो सक्षम है। देखिए, जैसे कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम है, यानी कि वो कार्य हमें आता है, लेकिन फिर भी वो काम हमें नहीं करने दिया जाता है, तो वो ही क्या है, बेरोजगारी है। ठीक है, अब मुझे पढ़ाना आता है, ठीक है, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, मुझे पढ़ाना आता है लेकिन मैं पढ़ा नहीं पाती, ठीक है, वो मेरे पास है ही नहीं, यानी कि मेरे पास वो अधिकार ही नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं, तो ये क्या है, एक बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये आपको बेरोजगारी हो गया। संविधान से क्या आशय है? संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी देश या संगठन को नियंत्रित करता है, जिसमें सरकार की संरचना, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आदि शामिल होते हैं। लोकतंत्र के दो दोष बताने हैं, तो ये आपके सामने है। चलिए, अगला है पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए। नंबर 1 डेयरी, नंबर 2 लघु स्तरीय विनिर्माण, नंबर 3 दुकानदारी, नंबर 4 परिवहन। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो ये आपकी परिभाषा। फिर ये आपका 15वां क्वेश्चन, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें। यह आपका 17वां प्रश्न, 17वें का आपका अथवा हो गया। ये आपका 18वां क्वेश्चन, ये 19वां भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में कोई 3 अंतर। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग क्यों हानिकारक है? नंबर 1 मृदा प्रदूषण, ये मिट्टी की उर्वरकता को कम कर सकते हैं और हानिकारक रसायनों को छोड़ देते हैं। जो रासायनिक उर्वरक क्या करते हैं, मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है उसको कम करते हैं, और जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनको वो मिट्टी में छोड़ देते हैं। दूसरा जल प्रदूषण, ये भूजल और स्थलीय जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। पर्यावरण पर प्रभाव, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान कर सकते हैं और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह आपका 20वां प्रश्न, 20वें का इसके नीचे अथवा। फिर 21वां प्रश्न लोकतंत्र वाला, और ये सी के नीचे इसका अथवा। और फिर है बागर और खादर भूमि में अंतर, ये इसके नीचे इसका अथवा। चलिए, ये आपका 23वां क्वेश्चन, ये इसका अथवा ये। चलिए, आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। तो आपने सारे क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए होंगे। तो देखिए, आपको अच्छे अंक यदि लाने हैं तो ये आप दोनों ही सेट कर लीजिए, आपके सामने हैं। यदि इनकी PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन के साथ आप ऐड हो जाइए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए ही रखे हैं, तो आप उन पर कॉल कर सकते हैं और आराम से PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।